नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं मुगल एम्परर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, शाहजहाँ का बेटा, जिसने बगावत करके और अपनी ताकत दिखाकर अपने बाप को भी आखिरी दिनों में कब्जा करके रखा, काल कोठरी में बंद करके रखा, अपने सारे भाइयों से पावर को छीनकर सत्ता पर बैठा और बनता है मुगल एम्परर औरंगजेब 1658 टू 1707 सी। इसको काफ़ी काबिल मुगल एम्परर माना जाता है, जिसकी अध्यक्षता में मुगल एम्पायर जो था अपने टेरिटोरियल एक्सटेंट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया था। इट रीच इट्स जेनिथ एट द एपेक्स पॉइंट एंड ही इमर्ज एज द एंड मुगल एम्पायर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सिंगल स्टेट एवर नोन इन इंडिया। तो फ्रॉम द डॉन ऑफ हिस्ट्री टू द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, सबसे ज्यादा एपेक्स पॉइंट पर अपने वो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की टर्म्स में वो पहुंच गया था। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो फर्स्ट 25 ईयर्स इन नॉर्थ इंडिया, हमें दो उसको पहलू के अंतर्गत उसको पढ़ना होगा। फर्स्ट 25 ईयर्स इन नॉर्दर्न इंडिया व्हेन मराठा पावर अंडर शिवाजी इमर्ज एंड लास्ट 25 ईयर्स इन डेक्कन। तो पहले इसके नॉर्थ कॉन्क्वेस्ट को जानते हैं, उत्तर भारत के अंदर इसकी पॉलिसीज को जानते हैं। औरंगजेब जो है, औरंगजेब could expand मुगल एम्पायर, मुगल पावर इन असम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। 1662 की बात है। मीर जुमला, जो कि औरंगजेब का सबसे ज्यादा काबिल और वफादार गवर्नर था बंगाल में, ही लेड द एक्सपेडिशन अगेंस्ट द अहोम्स। डिस्पाइट कंक्लूडिंग अ फेवरेबल ट्रीटी, मुगल्स जो हैं दे सफर्ड हेवी लॉसेस एंड जुमला डाइड 1663 में ऑन हिज वे बैक टू डक्का। एक और अचीवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज द कैप्चर ऑफ आइलैंड ऑफ सोनदीप एंड चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स इन 1664 सी अंडर शाइस्ता खान, द न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल, who chastised the Arakanese pirates, जिसने उनको खदेड़ फेंका था। समुद्री रस्तों में काफी ज्यादा दखल अंदाजी पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था बंगाल रीजन से मुगल एम्पायर को। However, the Ahom kingdom could not be controlled for long and the Mughal फौजदार्स had to face the resistance and regular conflicts. 1680 तक अहोम succeeded in capturing कामरूप, असम का एरिया हमने पढ़ा भी था प्रीवियस चैप्टर्स में इसका नाम, एंड मुगल का, हाँ असम का पुराना नाम है, एंड मुगल कंट्रोल ओवर द टेरिटरी एंडेड। वो बाहर निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि जो फोर्सेस थी ना अहोम राजाओं के बारे में आपको पता है ना, लचित बोरफुकन, उनकी जो फोर्सेस थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी यहाँ पर। ठीक है, लचित बोरफुकन वॉज एन अहोम बोरफुकन प्राइमरी नोन फॉर कमांडिंग द अहोम आर्मी एंड द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ सरायघाट दैट stopped an invasion by the vastly superior Mughal forces under the commander of Ram Singh. He died about a year later in 1672. ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, मतलब अगर हम लोग इसकी नॉर्थ ईस्ट की कॉन्क्वेस्ट की बात करें, इसको बंगाल तक तो विजय प्राप्त हो गई थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक नहीं विजय प्राप्त कर पाया था, अंडर मतलब असम रीजन तक। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन, प्रोफेसर सतीश चंद्रा आइडेंटिफाइज 4 डिस्टिंक्ट फेजेस इन औरंगजेब्स पॉलिसी टुवर्ड्स द डेक्कन स्टेट। और पूनमलाल दहिया जी ने ये जो सतीश चंद्रा की जो मेडिवल इंडिया की जो बुक आती है, उससे ये वाला टॉपिक निकाल रखा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। औरंगजेब की पॉलिसी जो दक्षिण भारत में थी उसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब सतीश चंद्रा की बुक आप जानते ही हो, वैसे ओल्ड एनसीईआरटी पुरानी इनकी आती थी, और फिर बाद में इन्होंने उसको कंपाइल करके वो बना दिया था, बुक की फॉर्म देती थी। मेडिवल हिस्ट्री इनकी बात हो रही है। ठीक है, पहले ये ओल्ड एनसीईआरटी की ये वाली आती थी इनकी, जो क्लास 11 के बच्चे पढ़ते थे। बहुत पुराने टाइम की बात है, मतलब हम जब बहुत छोटे थे, 1-2 साल के। तो फेज 1 1658 टू 1668, द मेन अटेम्प्ट वॉज टू रिकवर फ्रॉम बीजापुर। The main attempt was to recover from Bijapur the territories belonging to the Ahmednagar state, surrendered to it by the Treaty of 1636 C. यहाँ पर जो पॉलिसी थी, it was led by Jai Singh, the governor of Deccan. Focus was to get hold of territories of Kalyani, Bidar, Paranda and from Bijapur. मुगल जो हैं बीजापुर को घेरने में असमर्थ साबित हुए in 1665 C and Jai Singh died in 1667 C. However, Sholapur
वॉज सिक्योर्ड बाय ब्राइबरी इन 1668, रिश्वत देकर। तो ये 10 साल का पहला फेज था 1658 टू 68। अब 68 से 84 हम पढ़ते हैं, अगले 16 साल। मराठास जो हैं ये सबसे बड़ा खतरा था दक्कन में, एंड एफर्ट्स वर मेड टू प्रेशराइज बीजापुर एंड गोलकोंडा इनटू जॉइनिंग हैंड्स विद द मुगल्स अगेंस्ट शिवाजी एंड देन अगेंस्ट हिज सन संभाजी। Thus, during this phase, attempts were made to secure the help of the Deccan states against the Marathas. मतलब दक्षिण भारत के राज्यों की जरूरत थी मराठास को हराने के लिए। ये सब कुछ सेकंड फेज में चल रहा था फ्रॉम 1668 टू 1684। उसके बाद दिस शिफ्ट इन मुगल पॉलिसी वॉज ड्यू टू द डेथ ऑफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर। जैसा कि हमने देखा था, इसको शाहजहां के कार्यकाल में वो तब से वफादार था, ट्रीटी वगैरह साइन कर रखी थी, लेकिन उसके मरने के बाद बीजापुर के जो भी सुल्तान या नवाब यहाँ पर आए थे वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे। द ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी एंड द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रदर्स अखन्ना एंड मदन्ना गोलकोंडा एडमिनिस्ट्रेशन में। बट औरंगजेब्स एफर्ट टू कंटेन द मराठास वर नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर ट्राईपार्टाइट अलायंस बन गई थी गोलकोंडा रूलर्स की, मराठा साम्राज्य थे शिवाजी की और बीजापुर किंगडम की, विच डिड नॉट अलाउ औरंगजेब टू हैव इट्स वे इनटू द दक्षिण भारत। तो 1679 से 80 तक क्या होता है, डेस्परेट एफर्ट बाय द मुगल वाइसरॉय दिलेर खान टू कैप्चर बीजापुर फेल्ड ड्यू टू दिस ट्राईपार्टाइट अलायंस। मुगल्स क्या चाहते थे कि बीजापुर और गोलकोंडा वाले इनका साथ दें, है ना, लेकिन ऐसा करा नहीं। उन्होंने किसका साथ दिया, मराठा साम्राज्य का। फेज 3 1686 टू 87 औरंगजेब जो है ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आउटराइट एनेक्सेशन ऑफ डेक्कन स्टेट्स के कब्जा करके रहूंगा। ही पर्सनली सुपरवाइज द सीज ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, कि मैं देखता हूं उसका घेराव कैसे नहीं होता है, along with the territory of Karnataka. Aurangzeb made Khirki, founded by Malik Ambar, the capital of the Mughal Deccan, मतलब दक्षिण भारत में ही उनकी कैपिटल होगी, and named it औरंगाबाद, जो कि आज महाराष्ट्र में है। It was founded by Malik Ambar. ये भी एक औरंगजेब का वफादार था। फेज 4 1687 टू 1707, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है, तो औरंगजेब जो है काफी ज्यादा समय इसने अपना बिताया दक्षिण भारत में, एंड डिस्पाइट ऑफ द कन्फ्लिक्ट विद द मराठास ही मैनेज टू कीप द रीजन अंडर मुगल कंट्रोल। इसी के टाइम की बात है, डैड शामाजी, शिवाजी का जो बेटा था, उसको कैप्चर करा गया, मारा गया एट संगमेश्वर। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1707, औरंगजेब की मृत्यु की बात हो रही है, मरा था औरंगाबाद में, डेक्कन में। मराठास रीअसर्टेड देयर इंडिपेंडेंस एंड सक्सीडेड विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। In fact, the destruction of the Deccan kingdoms was a political blunder on the part of the Aurangzeb, as with the fall of Deccan Sultanate, barrier between the Mughals and the Marathas removed, and there ensued a direct confrontation between them. और जो औरंगजेब की जो डेक्कन कैंपिंग से, it exhausted Mughal treasury also, पूरे का पूरा तिजोरी खाली हो गई थी। According to historian J.N. सरकार, Deccan ulcer ruined औरंगजेब। ये औरंगजेब के लिए बीमारी बन चुकी थी, मार डाला था इसने औरंगजेब को। रिलीजियस पॉलिसी और रेबिलियन की बात करते हैं। बड़ी सारी बगावत के दौर चले यहाँ पर औरंगजेब के कार्यकाल के टाइम पर, इसकी कट्टर रिलीजियस पॉलिसी की वजह से। दिस इंक्लूडेड द रेबिलियंस ऑफ द जाट प्रेजेंट्री एट मथुरा अंडर द लीडर गोखला इन 1669, अंडर राजाराम इन 1685 एंड अंडर चुरामन इन 1691। द सतनामी पीजेंट्री इन पंजाब, द बुंदेलास इन द बुंदेलखंड अंडर किंग छत्रसाल इन 1672। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था अपनी पर्सनल जिंदगी में, और उसका मकसद ये था कि भारत को एक इस्लामिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। प्रीवियस रूलर्स की तरह ये टॉलरेंट रूलर नहीं था टुवर्ड्स अदर रिलीजियस। शुरू में औरंगजेब जो है ही बैड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हिंदू टेम्पल्स, और परमिशन दी सिर्फ जो पुराने मंदिर है उनकी रिपेरेशन करवा सकते हो, लेकिन वो भी बाद में बंद कर दी थी इसने। बट लेटर ही ग्रेजुअली स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स ऑल्सो। जो फेमस टेम्पल्स हैं ऑफ केशव राय एट मथुरा, बिल्ड बाय बीर सिंह देव बुंदेला इन द रेन ऑफ जहांगीर, एंड विश्वनाथ टेम्पल एट बनारस, दे वर रिड्यूस्ड टू रुइंस एंड मॉस्क इरेक्टेड इन देयर प्लेस। यहाँ पर मस्जिद बनाए गए थे। 1679 में ही री इम्पोज जिजिया, रिलीजियस टैक्स एंड पिलग्रिमेज टैक्स एज वेल, जिसको अकबर ने अबॉलिश करवा दिया था, इवन हुमायूं ने भी अबॉलिश करवा दिया था। तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, केशव राय का टेम्पल, पहले मिटाते हैं इसको, अच्छे से दिखाता हूँ नाम इसका।
केशव राय, और ये आपका विश्वनाथ। केशव आर्ट टेम्पल। उसके बाद दूसरा कौन सा है? विश्वनाथ टेम्पल। बनारस में काशी विश्वनाथ का नाम तो सुना ही है आपने, है ना भाई? ये जी। बनारस में इसी के पास है, आप जानते हो कि उसको BHU को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद he was also not tolerant of other Muslim sect also. हाँ, the celebration of Muharram was stopped. In fact, his invasions against the Deccan Sultanates, they were partly due to his hatred of Shia faith. ये खुद क्या था इसका मतलब? हाँ, सुन्नी 1675 में, वो तो याद है, बस हुमायूं को फोर्स करा गया था ना, याद है, पर्शियन रूलर के द्वारा कि तुम शिया फेथ अपना लो, तब उसने अपना लिया था। आगे चलकर जो मुगल जो डायनेस्टी थी ना, मयूर, उसने दोबारा अपने उसी पे सुन्नी पे ही कंटिन्यू रखा था। इन 1675 he executed the ninth Sikh Guru Tegh Bahadur, which resulted in the rebellion of the Sikh community against him. He gave excessive powers to the office of Mutasib, who was the officer entrusted to enforce the moral codes and Sharia law, या शरा शॉर्ट में लिखा हुआ है, Sharia law. Throughout his kingdom, drinking was prohibited and cultivation and the use of bhang and other drugs were banned. He also forbade music in the Mughal court and discontinued the practice of Jarokha Darshan, as he considered it a superstitious practice and against Islam. The system of weighing the emperor in gold and celebration of Dashera forbade astrologers from preparing almanacs, forbade the use of kalma inscribed on his coins, abolished Nowruz because मानता था कि ये Zoroastrian practice है, favored by Safavid rulers of Iran, and also forbade sati practice. एक काम अच्छा करा। अब ये जो बात चल रही है ना यहाँ पर, ये झरोका दर्शन, Jharoga Darshan, it was a daily practice of addressing the public audience at balcony at the forts and palaces of medieval kings in India. मतलब जैसे फेस टू फेस पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होना, मतलब बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना कि सिस्टम ऑफ वेइंग एम्परर इन गोल्ड, ये देखो ये यहाँ चलता था ऐसा। ये गाना एक अजीम शान शहनशाह, इसका जोध अकबर मूवी का, इसमें दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखो, ये देखो, अकबर की तलवार ऑलमोस्ट इसकी बॉडी वेट जितनी बराबर थी, इतना ताकतवर था। इसकी तलवार इतनी मतलब पैनी थी, इतनी शार्प थी, और इसके बॉडी के ऑलमोस्ट हाफ वेट के बराबर या इसके वेट के बराबर थी। और बहुत फेमस है इतिहास में इसकी तलवार। हमें पूरम दल ये बुक में बताया नहीं है, लेकिन ऐसा कोई खास बात है भी नहीं कि अगर हम उसको ना पढ़े तो यूपीएससी में हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखो जो तक ये तलवार इसकी रख पाती है यहाँ पर, और ये अब आपके दिमाग में आया होगा, आपका दिमाग चला होगा कि सर जोधा ने कैसे उठा ली तलवार, ये तो औरत है, इतनी भारी तलवार इसने उठाकर अकेले कैसे रख दी। तो उसके लिए भी मैं आपको प्रूफ देता हूँ।
जब महामंगा इन दोनों की लड़ाई करवा देती है तो जोधा रूट करना अपने मायके वापस चली जाती है अपने मम्मी पापा के पास राजस्थान अंबर। और वहाँ पर बहुत कम लोग ये वाली बात जानते हैं कि बहुत टैलेंटेड थी जोधा। सिर्फ वो हाउसवाइफ बनकर रह रही है, प्यार से अच्छे से रह रही है तो उसको कमज़ोर ना समझा जाए। वो ताकत रखती थी, जब भी वॉर प्रैक्टिस करती थी अकबर के साथ अकबर को हराने की। अकबर से ज़्यादा एबल रूलर थी, वॉरियर थी, रूलर नहीं वॉरियर थी। ये देखो अकबर से लड़ेगी और अकबर को हराती थी। इस मूवी के अंदर दिखाया गया बिकॉज इतिहास में इसका जिक्र है। जोधा अपने वजन से ज़्यादा उस भारी भरकम वेट का तलवार उठाना जानती थी, ठीक है। इस वजह से वो उसके दिखाया गया। मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो मूवीज़ बनती हैं ऐसी नहीं बनती हैं कि कुछ भी रैंडमली कुछ भी दिखा दिया गया हो कि आप कह रहे हो कि क्लेम कर रहे हो कि अकबर के वजन जितनी उसकी तलवार थी तो जोधा ने उस गाने के अंदर अकेले उठाकर कैसे रख ली, ठीक है। बिकॉज जोधा अकबर से भी ज़्यादा अच्छी वॉरियर थी, बहुत स्किल्ड वॉरियर थी। ओके, तो ये सारी प्रैक्टिसेस ने औरंगजेब पे वापस आ जाओ। औरंगजेब ने ये सब कुछ ख़त्म करवाती थी, रुकवाती थी। However, it is also believed that he issued secular decrees, orders called as Zawabit, which sometimes along with supplementing the Shara, often modified it in the view of the conditions prevalent in India. Another interesting and notable point is that large number of Persian works on classical Indian music they were written in Aurangzeb's time, and Aurangzeb himself was proficient in playing the veena. लेकिन देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, he forbade music in the Mughal court. गाने को उसने पूरा बंद नहीं करवाया, लेकिन मुगल कोर्ट में ये कोई गाना बजाना नाच गाना नहीं करेगा। सब लोगों को बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। औरंगजेब से पहले आप मुझे बताओ मुगल्स और राजपूत के रिलेशंस कैसे होते थे, कैसी पॉलिसी होती थी मुगल्स की राजपूतों के प्रति? बहुत अच्छी थी ना। हुमायूं और अकबर के टाइम से मैट्रिमोनियल अलायंसेस जब से बने तब से कोई भी लड़ाई हुई है राजपूत और मुगल्स के बीच में? कोई भी एक इवेंट भी हुआ है? कुछ भी नहीं ना। लेकिन देखो औरंगजेब इनको भी डिसएलिनेट कर देगा। औरंगजेब की जो राजपूत पॉलिसी थी, इट ऑल्सो एलिनेटेड द राजपूत्स एंड दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अकबर के नवरत्न में ज्यादातर आपको नवरत्न कौन दिखते हैं, या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में? राजपूत ना। आगे चलकर जहांगीर में भी, लेकिन ये औरंगजेब इनको निकालना शुरू कर देता है। औरंगजेब की जो पॉलिसी जो थी टुवर्ड्स मारवाड़ एंड मेवाड़, इट वॉज क्लमजी एंड ब्लंडरिंग एंड ब्रॉट नो एडवांटेज ऑफ एनी काइंड टू द मुगल्स। ये चाहता था कि मारवाड़ स्टेट को डिवाइड करा जाए बिटवीन टू प्रिंसिपल क्लेमेंट्स एंड इन द प्रोसेस ही एलिनेटेड बोथ, क्योंकि जो मेवाड़ के जो रूलर थे who considered Mughal interference in such matters to be dangerous precedent. The breach with the Mewar and the long drawn out war which followed damage and the moral standing of the Mughal state, इसने तहस-नहस करके रख दिए थे रिश्तों को। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के मरने के बाद 1678 में औरंगजेब gave the टीका ऑफ जोधपुर टू हिज नेफ्यू इंदेर सिंह, मतलब कमान उसको दे दी, इंस्टेड ऑफ हिज सन अजीत सिंह। ये राजा जफर सिंह की बात हो रही है। द डिस्प्यूट एस्केलेटेड व्हेन अजीत सिंह यंगर ब्रदर डाइड। औरंगजेब सेंट अ फोर्स टू कैप्चर द टू क्वींस एंड अजीत फ्रॉम द राठौड़ मैंशन इन शाहजहानाबाद, बट हिज अटेम्प्ट वाज रीबॉट बाय दुर्गादास राठौड़। ये एक सीनियर ऑफिसर था ऑफ द फॉर्मर रूलर हु इनिशियली यूज गन फायर इन रिटेलिएशन and eventually escaped from the city through Jodhpur along with Ajit and two queens. वरना औरंगजेब इनको उठा लेता और सेक्सुअली असॉल्ट करता। Who were disguised as men, मतलब दो जो ये थे जो रानियां थी उनको मर्द बनाकर ले गया। A loyal nanny of Ajit Singh left behind her own son at the mansion as Ajit Singh. Rana Rai Singh of Mewar, Rana Raj Singh of Mewar, ऊपर याद रखना वो मारवाड़ रीजन की बात हो रही थी, ये मेवाड़ रीजन की बात हो रही है। They sided with Rani Hati and with the young prince Ajit Singh. In 1679, Aurangzeb attacked Mewar and Rajputs had to retire to the hills from where they engaged in sporadic guerrilla warfare. अटैक कर रहे हैं मुगल फोर्सेस पर, फिर छुप जा रहे हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, फिर अटैक कर रहे हैं, फिर छुप जा रहे हैं। फाइनली 1698 में अजीत सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूलर ऑफ
मारवाड़। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर की बात करें औरंगजेब की, प्राइवेट लाइफ में औरंगजेब वॉज इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग, डिसिप्लिन एंड वॉज वेरी सिंपल इन फूड, ड्रेसिंग एंड did not at all consume wine. He was learned and proficient in Arabic, Persian languages and was a great lover of books. He patronized the great digest of Muslim law in India, Fatwa-i-Alamgiri. He was highly devoted to its religion Islam और 5 टाइम की नमाज करता था एक दिन में, strictly observing the Ramzan fasting. In fact, he earned money for his personal expenses by copying the Quran and selling these copies. देख रहे हो? Due to all these qualities, he was called as दरवेश या फिर जिंदा पीर, a living saint. लेकिन वही वाली बात है, आप जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हो, हंसी मजाक नहीं करते हो, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से खो देते हो और लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आप जितने मर्जी काबिल बने रहो पर्सनल लाइफ में, आपके जीते जी और आपके मरने के बाद लोग आप पे थूकते ही हैं। अगर आप हंसी मजाक करना नहीं जानते हो, किसी को खुश करना नहीं जानते हो, हंसाना नहीं जानते हो, पर्सनल लाइफ में जितने मर्जी काबिल बने रहो, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ सोशल लाइफ भी तो बतानी ही पड़ेगी, वरना हिमालय चले जाओ तपस्या करने पहाड़ों पे, वहाँ जाकर अपनी काबिलियत सिद्ध करते रहो अकेले अपने आप को। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग हिज टाइम, ही कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद एट दिल्ली एंड बादशाही मॉस्क एट लाहौर। दिल्ली के अंदर बनवाया मोती मस्जिद, लाल किले के कॉम्प्लेक्स में ये, एंड बादशाही मॉस्क एट लाहौर। बिल्कुल सेम लाल किले की तरह लग रहे हैं ना दिल्ली के मयूर, सेम डिट्टो। ठीक है। औरंगजेब अडॉप्टेड एन इफेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम एट बंगाल एंड अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज दीवान ऑफ बंगाल। और यहाँ की बात आप काहे नहीं जानते हो श्रेया, स्टडी IQ की बुक से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। दारा, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, रोड मजमा उल बहरेन, ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद्स एंड भगवद गीता, ऑल्सो रोड सफीनत उल औलिया, सैनत उल औलिया, हसानत उल अरिफीन। मिर्जा मोहम्मद कासिम, ही रोड अलामगीर नामा। अलामगीर कौन है यहाँ पर, जितनी बात हो रही है अलामगीर की बात बार, औरंगजेब ही है। ईश्वर दास नगर, ही रोड फतुहत ए अलामगिरी। निमत खान अली, ही रोड वकई ए हैदराबाद। और उसमें जिक्र करा गया कि कैसे गोलकोंडा के ऊपर कब्जा करा गया औरंगजेब के द्वारा। तो ये कहानी हमारी खत्म। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की अंडर मुगल्स। मुगल पीरियड में हमें इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलती हैं। इस टाइम पर बड़े सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स जो है वो भारत आते हैं और वो अपने ट्रैवलॉग्स में बड़ी सारी हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं कि कैसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भारत के अंदर चल रही थी। जनरली वो डिस्क्राइब करते हैं वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द लग्जूरियस लाइफ ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, स्पेशली मुगल रूलर्स, उनके नोबल्स। ऑन द अदर साइड दे ऑल्सो मेंशन द पॉवर्टी एंड सफरिंग्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, लाइक छोटे और मझले किसान, कारीगर। निकेटिन जो रशिया से आया था, ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द पीपल ऑफ डेक्कन दे वर बेयरफुटेड, नंगे पैर घूमते थे, एंड इट माइट बी ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लेदर। व्यापार जानते हैं कैसा था, ये याद रखना। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम औरंगजेब या किसी एक रूलर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ओवरऑल सामाजिक जिंदगी और आर्थिक जिंदगी पढ़ रहे हैं मुगल्स के अंदर, फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। ठीक है। तो इंडियन ट्रेडिंग क्लासेस वर लार्ज इन नंबर्स, पूरे कंट्री में बिछी हुई थी, एंड दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली प्रोफेशनल। सेठ, बोहरा ट्रेडर्स स्पेशलाइज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, while local traders were called as बानिक। जो दूर दराज के इलाकों में जो ट्रेड करेंगे उनको क्या बोला जाता था, सेठ। अनदर क्लास ऑफ ट्रेडर्स नोन एज बंजारास, they were specialized in carrying bulk goods and they used to move to long distances with their goods on the back of the oxen. Interestingly, the trading community did not belong to one caste or religion. For example, Gujarati merchants, Hindus भी थे, Jains भी थे, Muslim भी थे। In Rajasthan, Oswals, Maheshwaris, Agrawals, they came to be called as the Marwadi,
while in south Chettis on the Coromandel coast, Muslim merchants on the Malabar, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी थे. ठीक है. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, 2016 का क्वेश्चन है ये. एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स या ट्रेडर्स, क्या है ये? चलिए हम कहाँ पढ़ रहे हैं इनको, बंजारास को. They were specialized in carrying bulk goods and used to move to long distances with the goods on the back of oxen. क्या है ये? इनमें क्या दिख रहा है आपको? ट्रांसपोर्ट कहाँ दिख रहा है? ठीक है. ट्रेडर्स. श्रेया चश्मा पहनो अपना. ठीक है. जस्ट लाइक कम्युनिटीज, डिफरेंट रीजन्स इमर्ज एज प्रोमिनेंट ट्रेडिंग स्टेशंस. फॉर एग्जांपल बंगाल जो है, इट यूज्ड टू एक्सपोर्ट शुगर, राइस, sugar, rice as well as delicate muslin and silk. Coromandel coast became a center of textile production. कपड़े व्यापार वगैरह यहाँ पर चलता था, कपड़ों का व्यापार. गुजरात was an entry point of foreign goods. From there, fine textiles and silk were taken to North India. Indigo and food grains, they were exported from North India through Gujarat, and it was also the important distribution center. गुजरात की बात हो रही है for the luxury products of Kashmir such as shawls and carpets. और यहाँ पर कौन सा एक शॉल मिलता है फेमस, जो कि GI टैग भी मिल चुका है उसको, पश्मीना. ठीक है. तो इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इट विटनेस फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ हर फॉरेन ट्रेड ओइंग टू द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड देयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन यूरो एशियन एंड इंट्रा एशियन ट्रेड. बाहर से भी लोग व्यापार करने में यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, क्योंकि आपको पता ना, एक चीज याद है कि अकबर के कार्यकाल से ही श्रेया बड़े सारे जो व्यापारी आते थे वो भारत में बसने का इसलिए भी सोचते थे कि शायद से यार एक पोस्ट भगवान की कृपा से मिल जाए हमें मुगल एम्पायर के अंदर का, सैलरी क्योंकि बहुत आई होगी और पूछते पूछते फिर हमारी राज करेंगे, मजे करेंगे, है ना. इस वजह से भी इंडिया हैड हर ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया, पर्शियन, यूरोप. मेजर एक्सपोर्ट्स क्या होते थे? टेक्सटाइल, सॉल्ट पीटर, शुगर, ओपियम, स्पाइसेस. ये सॉल्ट पीटर क्या होता है और ओपियम क्या होता है? जल्दी बताओ. सॉल्ट पीटर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव. और ओपियम? नशा. ठीक है, अफीम. इन कंपेरिजन टू हर एक्सपोर्ट, हर इंपोर्ट्स पर लिमिटेड. हर मतलब ये इंडिया को बोला जा रहा है. ठीक है. हर इंपोर्ट्स पर लिमिटेड टू सिलेक्टेड कमोडिटीज लाइक वॉर हॉर्सेस, लग्जरी आइटम्स सच एज आइवरी, सिल्क, सिल्वर, पोर्सिलेन, गुड क्वालिटी वाइन, कारपेट्स, परफ्यूम्स, ग्लासेस, वॉच, सिल्वर यूटेंसिल्स, टिन, कॉपर एक्सेट्रा. गुड्स का जो आना जाना जो था, इट अकर्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लिंकिंग होलसेलर्स विद द मर्चेंट्स डाउन टू द रीजनल, द लोकल लेवल थ्रू एजेंट्स. और उस टाइप पर एजेंट्स को बोला जाता था गुमास्तास एंड कमीशन एजेंट्स, दलाल. मतलब बीच में ये एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट करेंगे, बीच में थोड़ा सा पैसा रख लेंगे. द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इट वाज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम which permitted easy transmission of money from one part of the country to another, and this was done through the use of hundis. ये हम इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं. A paper document promising payment of money after a fixed period of time at the discounted and certain price. याद है ना कि माल लेकर यहाँ पर पहुंचो, बताया था ना श्रेया मैंने आपको, वहां पर जाकर पेपर दिखा देना और वो बंदा तुम्हें पेमेंट दे देगा. प्रोमिसरी नोट होता है एक तरीके का, ये है ना. Hundis often included insurance, which was charged at different rates on the basis of the value of the goods, destination, means of transport, etc. मतलब आपका माल भी सुरक्षित रहेगा. मैंने आपको बताया था ना श्रेया, अगर आपको याद हो, जैसे शताब्दी वगैरह जैसे ट्रेनों में 1 या 2 रुपये या समथिंग कुछ रुपए लगता है, आपके सामान का इंश्योरेंस हो जाता है. ट्रेन फट गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, अगर आपकी उसमें गोल्ड की ज्वेलरी रखी हुई है, कुछ भी रखा हुआ है, तो आपको उतना पैसा मिल जाएगा, है ना. और ऐसे एक रियल इवेंट मैंने आपसे शेयर भी करा था. ठीक है. शरफ या शुरफ्स, हु स्पेशलाइज इन चेंजिंग मनी, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन डीलिंग विद द हुंडीज. तो कौन डील करता था इसके अंदर, कौन ये साइन करके देगा? पोस्ट कौन होती थी बंदों की? शरफ्स या शुरफ. In the process, they also acted as a private bank as they lent money to the nobles and kept their money too. By means of hundi, they created credit which supplemented the money in circulation. ठीक है. और सामने वाले को काम भी हो जाएगा, व्यापार भी नहीं रुकेगा, क्योंकि रोज रोज फिर पैसा लेन देन वगैरह. अब आपको क्या लगता है, जैसे अंबानी अदानी वगैरह अपना सामान जो बेचते हैं या टाटा जो अपना सामान बेचते हैं, तो मयूर
डेली के ट्रांजैक्शन तो होती है, लेकिन डेली का पैसा इनको मिलता है क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना, कितना इतना पैसा का हम लोग लेन देन करेंगे, है ना? बैंकों में भी तो ये सिस्टम होता है, शायद नहीं, है ना? रोज शाम को या फिर फोर्टनाइटली या महीने के एंड में जितना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हुआ है उसके बेसिस पर आपस में बैंकों में लेन देन होगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई पॉलिसी, है ना? तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थे भारत के अंदर, स्पेशली इन पोर्ट टाउन्स, दे इंक्लूडेड सम ऑफ द रिचेस्ट मर्चेंट्स हु वर कंपेरेबल टू मर्चेंट प्रिंसेस ऑफ यूरोप सच एज वीरची वोरा, अब्दुल गफूर बोरा, मले चेट्टी ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, काशी विरान एंड सुनका रामाचेट्टी। ईच कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स, ये मर्चेंट प्रिंसेस है, ठीक है, जिनको यूरोपियन मर्चेंट्स के साथ कंपेयर करा गया है, ये लीडिंग मर्चेंट्स है उस जमाने के। ईच कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स हैड देयर ओन लीडर नोन एज नगर सेठ। ये कोई नया टर्म तो नहीं है मयूर, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत टाइम पहले भी, एंशिएंट इंडिया में भी। हु could intercede with the local officials on their behalf. In fact, there were instances of strikes of the merchants in Ahmedabad to stress their point of view कि हमारी बात मानी जाए, इतना इतना पैसा वसूला जाए, अब जमाना आगे बढ़ गया है और ज़्यादा थोड़े से टैक्सेस वगैरह बढ़ाए जाए, ठीक है? तो वो थोड़ा सा हमें मुगल एम्परर्स या हायर नोबल्स के साथ हमें थोड़ी सी इनकी भिड़प देखने को मिलती है, यानी कि इनकी काफ़ी ज़्यादा चलती थी क्योंकि पैसों का लेन देन इन्हीं के हाथ में है। ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम एंड मुगल आर्मी। मनसब और जो जागीर सिस्टम थे मुगल एम्पायर के अंतर्गत, दे इवॉल्व थ्रू द टाइम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था, मनसबदारी सिस्टम जिसको अकबर ने शुरू करा था, इट वॉज द बेस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स। जहांगीर इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन इन द सावर रैंक। याद है, जितने ज्यादा सावर कोई मेंटेन कर रखेगा, जत और सावर रैंक याद है, उतने ज्यादा उसको वो उसकी पोस्ट होगी, उसकी सैलरी होगी, है ना? तो अकॉर्डिंग टू इट, अ पार्ट ऑफ द सावर रैंक वॉज टर्म्ड एज दू अस्पा सी अस्पा इन केस ऑफ सिलेक्टेड मनसबदार, ठीक है? सावर रैंक का नाम है बस। ही प्रोबेबली इंट्रोड्यूस दिस प्रोविजन टू प्रमोट नोबल्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथन देम मिलिटरीली। उसके खास बंदे उसको अपने पास रखते थे, जहांगीर को, उसकी बात हो रही है। इस प्रोविजन के अनुसार ही कुड इंक्रीज द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ हिज नोबल्स विदाउट इफेक्टिंग एनी चेंज इन देयर जत रैंक, एंड फॉर दिस पार्ट एडिशनल पेमेंट एट द सेम जत ऑफ 8,000 दाम per savar was sanctioned. Thus, if a savar rank was 4,000, out of which 1,000 was du aspa, si aspa, the salary of this savar was calculated as 3,000 into 8,000 plus 1,000 into 8,000 into 2 is equal to 40 लाख। 40 लाख दाम। तो विदाउट दू अस्पा सी अस्पा, सैलरी फॉर द 4,000 savar would have stood at 32 lakh दाम। तो मनसबदार वॉज टू मेंटेन द डबल द नंबर ऑफ सावर फॉर द दू अस्पा सी अस्पा कैटेगरी एंड वॉज पेड फॉर इट। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, ये जो स्पेशल कैटेगरी है सावर रैंक की, ये इंट्रोड्यूस जहांगीर ने इसलिए करी होगी टू प्रमोट नोबल्स ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथन द मिलिटरीली। सबको ये हो सकता है कि ना दे। शाहजहां की बात अगर हम लोग करें, ही इंट्रोड्यूस अ मंथ स्केल इन द मनसबदारी सिस्टम टू कंपनसेट द गैप बिटवीन द जामा एस्टिमेटेड इनकम एंड हासिल एक्चुअल रियलाइजेशन। तो वो मंथ के बेसिस पर उसने पेमेंट देना शुरू करी कि एक बार पैसा आ जान दो, मुझे कैलकुलेट कर लें दो, फिर मैं तुम्हें सैलरी देना शुरू करता हूँ। तो मनसबदार तो थे, दे वर जनरली पेड थ्रू द रेवेन्यू असाइनमेंट्स, दैट इज जागीर, उनको लैंड ग्रांट्स करे जाते थे। बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज दैट कैलकुलेशन वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम जमा फ्रॉम द जागीर ड्यूरिंग 1 ईयर। और ये नोटिस करा गया था दैट द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन जितना हासिल होता था, इट ऑलवेज फेल शॉर्ट ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम। तो ये जो मनसब थे, इनको तो मनसबदारों के तो मजे हो रहे थे। इन सच अ सिचुएशन द मनसबदार सैलरी वॉज फिक्स्ड बाय अ मेथड कॉल्ड एज मंथ स्केल। दस इफ अ जागीर gilded only half of the jama, it was called as shashmaha 6 monthly, and if yielded only 1/4, it was called as simaha 3 monthly. The month scale was applied to the cash salaries also. There were deductions from the sanctioned pay also. शाहजहां के टाइम पर मनसबदार जो थे, they were allowed to maintain 1/5 or 1/3 of the sanctioned strength of the savar rank without any accompanying reduction in the claim on the maintenance amount for the savar rank. बाद में औरंगजेब जो है, he continued with all these changes and created an additional rank called as masroot conditional. This was an attempt to increase the savar rank of the mansabdar temporarily, इसलिए इसको conditional बोला जा रहा है। औरंगजेब added one another deduction called as खुराक ए दबाव towards meeting the cost for feed of animals इन द इंपीरियल स्टेबल्स। यानी कि आप चाहो तो थोड़ा सा पैसा और काट सकते हो, आपको जो जानवरों को
खिलाना पड़ता है, उनका पालन पोषण करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा खर्च होता होगा। औरंगजेब ने रियलाइज़ करा और उसने बोला आप खुराक के दबाव रख सकते हो, उनको खुराक देने के लिए, एनिमल्स को खिलाने के लिए। तो यूरोपियन फैक्ट्रीज ड्यूरिंग मुगल रूल। पोर्चुगीज की बात करें, इनको कहाँ का परमिशन मिली? गोवा। इट वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर बाय एल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू इन 1510 एंड इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द पोर्चुगीज एम्पायर इन द ईस्ट। सब्सिक्वेंटली वेस्टर्न कोस्ट पर दमन, सेल्सेते एंड बॉम्बे आइलैंड जो थे, एंड ऑन द ईस्ट सैंथोम नियर मद्रास एंड हुगली इन द बंगाल, इट हैड बिकम पोर्चुगीज सेटलमेंट्स। डच की बात करें, मसूलीपट्टनम, पुलिकैट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकाल, चिंसूरा, कासिम बाजार, बारानगोर, पटना, बालासोर, नागपट्टिनम एंड कोचिन, ये सारे बने डच फैक्ट्रीज। डेन्स की बात करें, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रैंक्यूबार इन तमिलनाडु, सीरमपुर इन बंगाल, जो कि हेडक्वार्टर भी बना डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फ्रेंच की बात करें, सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, छोटा सा गांव था उस टाइम पर, चंद्रनगौर बंगाल के अंदर, माहे इन मालाबार, ज्ञानम इन कोरोमंडल एंड कराईकाल। इंग्लिश की बात करें तो सूरत, मद्रास नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज इनके टाइम पर, बॉम्बे, कलकत्ता नोन एज फोर्ट विलियम्स इन बंगाल। ठीक है, और ये बाद में क्या बनी? ये तीनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसीज। तो चैप्टर आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लेटर मुगल्स के बारे में, औरंगजेब के बाद, लेकिन वो हम स्टडी है क्योंकि बुक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 14 को हम थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे, हम डायरेक्टली चलेंगे चैप्टर नंबर 15 पर, भक्ति सूफी मूवमेंट। उसके बाद हमारी पूरी बुक कंप्लीट, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 95% खत्म होगा, 5% 4% रह जाएगा अदर सोर्सेज से। 1% आपको हमेशा स्कोप छोड़ना चाहिए अपने दिमाग में कि आप 100% किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो। बी हम्बल इन डैट। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।